हेलो गाइस। तो गाइस आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का, जो कि लास्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे, है ना। लेक्चर बड़ा होगा, हम लिक्विड स्टेट एक ही लेक्चर में, इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम बहुत सारे टर्म्स, है ना, बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। तो बहुत कुछ बेसिक मिलेगा लिक्विड का, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से सवाल, लिक्विड स्टेट से सवाल बहुत कम बनता है, ठीक है। कंपटीशन सब में और आपका बोर्ड में तो बनेगा, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन सब बन सकता है, विस्कोसिटी के ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए नोट बनाते जाना है आपको, तो एक एक चीज को हम समझेंगे। तो हमारा लास्ट लेक्चर है, तो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम जितना भी पढ़े वो सब गैस का कहानी था, है ना, गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम सीखेंगे लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ये लेक्चर चलेगा आपका लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट यानी लिक्विड के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। लिक्विड स्टेट, चलिए। तो लिक्विड तो आपको पता है ना, पानी पीते हो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। लिक्विड का कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं पहले, है ना। लिक्विड का कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब मुझे बताओ लिक्विड का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। जैसे हम गैस का प्रॉपर्टीज पढ़े काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, है ना। तो लिक्विड का भी हम प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड का सिंपल भाई प्रॉपर्टीज ये सब बेसिक है। पहले तो लिक्विड का कुछ शेप होता है, नहीं होता है, यानी लिक्विड्स का हैव नो शेप। मैं शॉर्ट करके मैं आपको समझा रहा हूं। हैव नो शेप, नो शेप्स, कुछ लिक्विड का शेप नहीं होता है। हाँ, अलग आप अगर आप कंटेनर में रख देते हो, मान लो इस प्रकार का कंटेनर में लिक्विड रख दिए तो इसका एक शेप बन जाएगा। मान लो इस प्रकार का एक, है ना, शेप में रख दिए यहाँ पर लिक्विड, तो ये अलग अलग शेप ले लेता है अगर कंटेनर में डाले हो तो, ठीक है। अगर मान लो इस प्रकार ग्लास रॉड में रख दिए तो इसका ये अलग अलग शेप ले लेता है। तो एक्चुअल में लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। हाँ, दूसरा इसका वॉल्यूम होता है ना, मतलब डेफिनाइट इसका वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट इसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम पॉइंट कि लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैस, यानी लिक्विड का डेंसिटी मोर होगा, डेंसिटी मोर एज कंपेयर टू गैस, मोर डेंसिटी मोर होगा देन गैस। गैस से लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर गैस जितना होगा, जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा, वही यूनिट वॉल्यूम में अगर लिक्विड स्टेट का बात करें तो ज्यादा मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल बहुत पास रहेंगे। मैं आगे से बोल दिया हूं, मैं आगे आपको बताया था कि गैस में गैस में मॉलिक्यूल सब दूर होते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा है ना, वॉल्यूम ज्यादा है। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास होते हैं एज कंपेयर टू गैस, तो ऑब्वियसली भाई इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि कम एरिया में यानी कम वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसका डेंसिटी मोर होगा देन गैस, ठीक है। ये हो गया कहानी। 4 नंबर पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि इसका जो गैस का जो डिफ्यूजन है वो बहुत लेस होता है एज कंपेयर टू गैस, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिससे कि वो आराम से डिफ्यूज हो जाते हैं ना, निकल जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन लिक्विड में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि पास होते हैं तो डिफ्यूज होने में थोड़ा दिक्कत आता है। अगर टेम्परेचर देते हो थोड़ा बहुत डिफ्यूज होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर गैस से कंपेयर करें तो लिक्विड का डिफ्यूजन कम होगा, यानी डिफ्यूजन, ध्यान सुनना, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड क्या होता है ना भाई, लेस होता है, लेस देन गैस, ठीक है। तो ये सब आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। और एक भी कह सकते हो 5 नंबर प्रॉपर्टीज कि जो लिक्विड होता है
आपका लेस कंप्रेसिबल होता है, लेस कंप्रेसिबल, ठीक है, ये कह सकते हो देन गैस, गैस से लेस कंप्रेसिबल होता है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल आपका जनरल प्रॉपर्टीज था लिक्विड का, है ना, जो कि आपको पता होगा। चलिए लिख ले, फिर हम आगे जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे। चलिए अब हमारा मेन टॉपिक आएगा। ये तो था सिंपल भाई लिक्विड का कहानी। अब हम थोड़ा समझेंगे इवापोरेशन क्या होता है, ठीक है। लिक्विड समझ में आ गया आपको, लिक्विड समझ में आया ना। देखो अब ये चीज एक तो समझो, मान लो एक बीकर है, ये बीकर में लिक्विड है। लिक्विड मतलब कोई भी लिक्विड, मान लो बेंजीन है, इथाइल अल्कोहल है, ईथर है, कोई भी लिक्विड, मान लो पानी है, तो ये आपका लिक्विड है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड में ये क्या है, लिक्विड में ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। और मॉलिक्यूल्स जो होंगे थोड़ा पास होंगे, गैस से तो थोड़ा पास ही होंगे, तभी तो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा ना। तो यहाँ पर जो लिक्विड के बीच में जो फोर्स लगता है, ऑब्वियसली लगेगा फोर्स चारों तरफ से पूरा। ये आपका बल्क में है, किसमें है भाई, बल्क में है, बल्क मतलब पूरे अंदर है ना। तो यहाँ पर चारों तरफ से क्या लगेगा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इधर भी लग सकता है, चारों तरफ तो है ना इसका, तो ऑब्वियसली चारों तरफ से क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम गैसेस में पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपका कोएसिव फोर्स भी बोलते हैं, कोएसिव बोलते हैं ना, कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। ये छोटा छोटा टर्म ना याद रखो, बीच बीच में केमिस्ट्री में बहुत जगह पर यूज हो जाता है ये छोटा छोटा टर्म, एक वर्ड सब यूज हो जाता है, जैसे इवापोरेशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, वेपर प्रेशर, तो बहुत कुछ, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो बहुत कुछ चीजें यहाँ आपका केमिस्ट्री में यूज होता है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपका होता है कोएसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स सिर्फ लिक्विड में आपका पाया जाता है, कि लिक्विड में जो आपका मॉलिक्यूल, ध्यान सुना, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी दो मतलब इंटरेक्शन जो करते हैं ना, वो आपका कोएसिव फोर्स लगता है। कौन सा, कोएसिव फोर्स फॉर लिक्विड का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जो कि बहुत, ये जो फोर्स होता है बहुत वीक होता है, ठीक है ना, वीक होता है, ठीक है। क्लियर बात। चलिए अब थोड़ा हम टॉपिक जाते हैं, इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन मतलब लिक्विड जो है गैस बन के उड़ जाए, है ना। मतलब लिक्विड आपका जो है, लिक्विड का इवापोरेशन कब होता है भाई, ये सुने होंगे। इवापोरेशन जब आप किसी लिक्विड को अगर गर्म करते हो, हीट देते हो, तो क्या करता है, इवापोरेट होता है ना, जो वेपर निकलता है उसको इवापोरेशन बोलते हैं। वो प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, ठीक है। सिंपल बात है। चलिए लेकिन केमिस्ट्री में इसका थोड़ा डेफिनेशन हम पूरा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। देखो आपके पास कोई एक ओपन है, ओपन कंटेनर है, ओपन वेसल कहो, एक ओपन है, यहाँ पर बंद नहीं किया हूँ मैं, ठीक, ओपन है, और यहाँ पर मैं भर के लिक्विड रख दिया। यहाँ पर लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर हीट दिया, गर्म किया, तो काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना, ऑब्वियसली पता सब है। तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो मॉलिक्यूल सब ऊपर आएंगे, ये आपका सरफेस के ऊपर आएंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे। तो यहाँ से ये आपका क्या है, सरफेस है, क्या होता है यहाँ, ये क्या है आपका सरफेस है। तो अगर जैसे आप हीट करोगे इसको, तो मॉलिक्यूल सब क्या आएंगे, सरफेस में आ जाएंगे। इसका एनर्जी ज़्यादा होगा तो ऊपर आगे जल्दी आएगा ना, ठीक है। यानी सिंपल भाई, जो ऊपर वाला लेयर का जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या करते हैं ना, इवापोरेट करते हैं। यानी जब आप हीट करते हो, ये उड़ते हैं ऊपर, ठीक है। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर जाएंगे, इवापोरेट होंगे, है ना, और एनवायरनमेंट की ओर चले जाएंगे। और ज़्यादा हीट करोगे तो पानी सूख जाएगा, है ना, इवापोरेशन हो जाएगा। अगर क्लोज कर देते तो वो कहानी अलग हो जाएगा। ये ओपन वेसल है, तो ये कहानी ये है कि इवापोरेशन सिंपल है भाई, कि मॉलिक्यूल्स यानी सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, यहाँ पर एस्केप कर रहा है। एस्केप मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल, सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स। हीट दे रहे हो
तो ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है ना, टूट रहा है तो ऊपर चला जा रहा है, एस्केप कर रहा है। तो सिंपल इवापोरेशन क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस को, ये जो मॉलिक्यूल जो सरफेस से जो एस्केप कर रहा है बाहर की ओर, उसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। सिंपल ये क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है, आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एस्केप ऑफ सरफेस, प्रोसेस ऑफ एस्केप मॉलिक्यूल, एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखो, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। देखो भाई हैंडराइटिंग थोड़ा ध्यान देना, स्पीड लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, प्रोसेस ऑफ एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का जो सरफेस है, जो मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहा है, ये प्रोसेस को, ये फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। आप घर में चाय उबालते हो तो भी वहां पर इवापोरेशन होता है, ठीक है। और पानी, चावल पकाते हो तो वो इवापोरेशन होता है, पानी का गर्म करते हो तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं, वेपर बनता है ना, धुआं टाइप का, ठीक है। वो हम इसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, ठीक है। तो यहां पर जो उड़ता है मॉलिक्यूल सब, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर, यानी वेपर जो बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है। सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहा है, यानी वेपर में चेंज हो रहा है, लिक्विड आपका वेपर में चेंज हो रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो आपका लिक्विड, ध्यान सुनना, लिक्विड से क्या बन रहा है, यहां पर वेपर बन रहा है, यानी लिक्विड से जो वेपर बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, इवापोरेशन। लिक्विड से जो आपका वेपर बन रहा है ये आपका इवापोरेशन, इवापोरेशन यानी वेपोराइजेशन भी कहो। लिक्विड से जो वेपर बनता है इसको हम, मतलब ये इवापोरेशन हो रहा है ना, वेपोराइजेशन भी हम बोल देते हैं इसको, वेपोराइजेशन हो रहा है, वेपर बन रहा है, वेपोराइजेशन, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहा हूं, छोटा छोटा लिख दिया, ठीक है। वेपोराइजेशन क्या हो रहा है, वेपर में बन रहा है, ठीक है। लिक्विड था, वेपर बन गया। तो यहाँ ये जो पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, है ना। लिक्विड से जो वेपर बन रहा है उसको हम वेपोराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। यानी वेपोराइजेशन पूरा समझ में आ गया, पूरा ये पूरा कहानी, ठीक है। अब देखो सभी लिक्विड का वेपोराइजेशन डिफरेंट होता है। कोई लिक्विड आपका तेजी से वेपर बनता है, किसी किसी लिक्विड का तेजी से वेपर बनता है, यानी वहां पर इवापोरेशन ज्यादा होता है, और किसी किसी लिक्विड का आपका इवापोरेशन कम होता है ना। तो ये डिपेंड करता है आपका मॉलिक्यूल्स के ऊपर और लिक्विड के ऊपर, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। तो डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट उसका इवापोरेशन का रेट होता है, या तो कहो वेपोराइजेशन का रेट होता है, ठीक है। तो यहां पर लिक्विड को दो प्रकार का रखा गया, अच्छे से लिखूंगा, LIQUID, लिक्विड। लिक्विड को केमिस्ट्री में दो भाग में मतलब बांट दिया गया, कि बोला गया कि लिक्विड दो तरह का हो सकता है, एक तो वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल होगा, और एक नॉन वोलाटाइल होगा, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल जो कि इजीली इवापोरेट हो, ये SILY, जो कि इजीली इवापोरेट हो और इजीली वेपर बनता हो, कहो जो कि इजीली वेपोराइजन, वेपोराइजेशन, जो कि इजीली वेपोरेशन होता हो, इसको हम वोलाटाइल लिक्विड बोलेंगे, है ना। और जो नॉट इजीली वेपोराइज, नॉट इजीली ऐसे लिखो ना, नॉट इजीली वेपोराइज, जो इजीली वेपोराइजेशन हो उसको हम बोलेंगे वोलाटाइल लिक्विड, और वोलाटाइल कंपाउंड जो हम कंपाउंड लेंगे, मान लो वाटर है तो हम वाटर को वोलाटाइल मान लेते हैं, ठीक है। नॉन वोलाटाइल है तो नॉट इजीली वेपोराइज, जो कि इजीली वेपर, जिसका कि इजीली वेपर ना बनता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल, ठीक है।
और ये पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वोलाटिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोलाटिलिटी, जो कि लिक्विड का टेंडेंसी बताता है। वोलाटिलिटी जो कि लिक्विड का टेंडेंसी बताएगा कि उस मतलब वो आपका वेपोराइजेशन होगा कि नहीं, है ना, जो कि आपका क्या करता है ना, गिव टेंडेंसी ऑफ लिक्विड का टेंडेंसी बताता है टू एस्केप और टू वेपोराइज, लिख दो, टू वेपोराइज, यानी जो वेपोराइज का जो क्या बताता है, टेंडेंसी बताया कि कितना रेट में आपका वेपोराइज होगा। तो वो चीज को हम वोलाटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी वोलाटिलिटी अगर लिक्विड का देखेंगे दो प्रकार हो सके, वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो इजीली वेपोराइज हो, और नॉन वोलाटाइल मतलब जो इजीली वेपोराइज ना होता, नॉन वोलाटाइल। चलिए ये बेसिक चीजें याद रखो। चलिए अब ये जो इवापोरेशन हो रहा है, यानी जो वेपर बन रहा है, और कहो वेपोरेशन हो रहा है, ये कौन कौन सा फैक्टर को डिपेंड कर सकता है। जैसे मैं बताया, पहला तो लिक्विड का नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा लिक्विड आप यहाँ पर लिए हो, वाटर लिए हो, इथेनॉल लिए हो, मिथेनॉल लिए हो, क्या लिए हो। नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए अब फैक्टर्स लिखो, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा, है ना, इवापोरेशन को। तो इवापोरेशन का फैक्टर इफेक्टिंग लिखो, फैक्टर्स इफेक्टिंग। अब कौन कौन सा फैक्टर को इफेक्ट करेगा, पहला तो भाई आपका टेम्परेचर के ऊपर तो फर्स्ट ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो यहाँ बीच के जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड टूटने लगेगा। बॉन्ड टूटने लगेगा तो ऑब्वियसली आपका ये एस्केप कर जाएगा, है ना, जो आपका सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एस्केप करेगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो ये वेपर बन जाएगा, है ना, इवापोरेशन हो जाएगा, उतना तेजी से इवापोरेशन होगा। यानी पहला फैक्टर आपका तो टेम्परेचर होगा, है ना, टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो भाई क्या होगा, इवापोरेशन क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा, इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा मॉलिक्यूल्स का बीच का, यानी वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया। सरफेस कौन सा है भाई, लिक्विड का सरफेस बोलने से ये ऊपर वाला लेयर, है ना, ये सरफेस। अगर ज्यादा सरफेस है तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होंगी, सरफेस के पास होंगी, तो ज्यादा इवापोरेशन होगा, है ना। तो ऑब्वियसली आपका सरफेस एरिया अगर बढ़ता है लिक्विड का, तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, इवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा, है ना। मैं सिंबल शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। 3 नंबर तो जो कि बहुत मतलब सबसे बड़ा फैक्टर है, वो आपका नेचर ऑफ लिक्विड, ऑब्वियसली भाई, ठीक है। लिक्विड का नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई किस तरह का आप लिक्विड लाए हो। ऐसा लिक्विड लाए हो जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो भाई वो इवापोरेशन नहीं कर पाएगा, ज्यादा हमको हीट देना पड़ेगा, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो भाई कैसे होगा भाई, बॉन्ड टूटेगा तब ना इवापोरेट होगा, है ना। तो यानी नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा ना, ऐसा लिक्विड जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा, यानी इवापोरेशन का रेट क्या होगा, इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज करेगा, ठीक है, यानी कम वेपर बन पाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है, इतना लिखें तो पहले, हाँ, जैसे देखो मैं एक ईथर ले गया, है ना, ईथर जानते हो ना, ईथर, ROR आगे पढ़ोगे, ईथर ले गया, और एक में C2H5OH ले गया, इथाइल एल्कोहल, और एक में ले गया वाटर यानी H2। अब मैं पूछा किसका इवापोरेशन ज्यादा होगा, किसका इवापोरेशन ज्यादा होगा,
किसका इवापोरेशन ज़्यादा होगा, मतलब कौन ज़्यादा इवापोरेट कर पाएगा। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन, ये जो आपका वाटर है, वाटर में आपको पता है 4 ठो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया है ना, वाटर में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। सो इसका अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है तो उसको हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाके वो आपका वेपोराइज होगा, है ना, यानी इवापोरेशन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, सबसे ज़्यादा आपका वाटर में होता है। H2O सबसे कम इवापोरेट होगा, फिर आएगा एल्कोहल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, वो है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पर सबसे कम होगा। तो ईथर सबसे ज़्यादा इवापोरेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपको कहानी में बताया। चलिए इतना लिखे तो आपका इवापोरेशन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर। वेपर मतलब समझ में आ गया कि सरफेस वाला जो उड़ के जा रहा, ये तो सिंपल आपका क्या होगा भाई, गैस जो एस्केप कर रहा है वो सब मॉलिक्यूल्स को हम वेपर बोलते हैं, ठीक है। इतना लिखे तो दिख रहा है। पानी थोड़ा पी लेता हूँ, देन आगे करेंगे फिर। हो गया। चलिए अब हम देखेंगे वेपर प्रेशर का कहानी। वेपर तो समझ में आ गया ना, अरे भाई किसी लिक्विड को गर्म करते तो वेपर बनता है, सिंपल बात। वो प्रोसेस को हम जो गैस जो एस्केप करता है उसको हम इवापोरेशन बोलते हैं। चलो वेपर प्रेशर हेडिंग डालो, VAPOUR, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब वेपर जो डालता है प्रेशर, उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, है ना, सिंपल। लेकिन यहां पर थोड़ा हम डेफिनेशन अलग अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इससे पहले हम अभी पढ़े कि हम एक कंटेनर लेते थे ना, जो कि ओपन था, खोला वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ पर हम हीट करते थे तो मॉलिक्यूल्स बाहर जाता था, यानी इवापोरेशन हो रहा था, यानी वेपर बन रहा था। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट वेपर बन रहा था, यानी जितना लिक्विड लोगो सब आपका वेपर बन जाएगा और उड़ जाएगा, ओपन है, चला जाएगा, एस्केप कर जाएगा। अगर मैं ये सिस्टम को अगर क्लोज कर दूं, बंद कर दूं, तो क्या होगा, तब बनेगा आपका वेपर प्रेशर। ओपन, नोट करो, ओपन वेसल में आपका वेपर प्रेशर नहीं बनता है। अगर खुला वाला कंटेनर लिए हो, आप सोच रहे हो कि वहाँ पर वेपर प्रेशर बनेगा, ना बनेगा, आपका क्लोज वेसल में बनता है, ठीक है। क्लोज रहेगा वेसल कंटेनर, तब प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ नोट करो। इसको हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर में, है ना, वहाँ पर राउल्स लॉ, फाउल्स लॉ सब पढ़ेंगे। चलिए वेपर प्रेशर देखो, अब मैं एक कंटेनर लिया, ठीक है। अब सुनना, मैं एक कंटेनर लिया, क्लोज वेसल लिया, क्लोज कंटेनर लिया, ठीक है। इसको मैं मिटा दिया, चलो। अब मैं क्लोज कंटेनर लिया और यहां पर मैं लिक्विड भर दिया, मान लो इतना लिक्विड में भर दिया, इतना लिक्विड में भर दिया, ठीक है, इतना लिक्विड में भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये खाली है ना, ये जो खाली जगह है, मतलब ये जो एम्प्टी जगह है, खाली जगह है, यहाँ पर तो एयर भी तो होंगे ना, खोला है ना, एयर होंगे। तो मैं क्या किया, ये एयर को भी, यहाँ पर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है ये सब को भी मैं निकाल दिया, है ना। मान लो किसी मेथड से मैं ये यहाँ पर जो जितना भी गैसियस मॉलिक्यूल्स था सबको निकाल दिया और तुरंत मैं इसको बंद कर दिया, यानी पूरा ये सील कर दिया मैं, ये जो कंटेनर को पूरा सील कर दिया, ये पूरा वैक्यूम बन गया, पूरा खाली है, ये पूरा खाली है, वैक्यूम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको हीट दिया, क्या क्या, हिट धीरे धीरे हिट दिया, धीरे धीरे दिया, ध्यान सुनना, धीरे धीरे मैं दिया हिट, गरम किया, ठीक है। अब जैसे मैं गरम करूंगा तो भाई यहाँ पर तो है ना पार्टिकल्स, सरफेस के पास में क्या है, पार्टिकल्स है, गैसेस, सॉरी लिक्विड पार्टिकल्स है,
तो ऑब्वियसली क्या होंगे भाई, हीट दोगे तो क्या इवापोरेशन होंगे ना। तो यहाँ पर तो खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर क्या है भाई खाली जगह है, इवापोरेशन होंगे ना, यानी गैस पार्टिकल्स क्या करेंगे, उड़ेंगे ऊपर। सरफेस वाला उड़ते हैं, कौन सा वाला, सरफेस वाला, वेपर बन के उड़ेंगे, है ना। यहाँ पर आपको वेपर बन जाएगा, यहाँ पर सब वेपर है भाई, है ना, ये ऊपर उड़ेंगे। यहाँ पर ये आपका क्या है, बहुत सारे आपका गैस, आपका सॉरी हाँ वेपर पार्टिकल्स है, ठीक है। लिक्विड से क्या बना, ये आपका इवापोरेशन हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये इवापोरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इवापोरेशन। ये डायरेक्शन ऊपर दिया ना, मतलब इवापोरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो स्टार्ट हुआ है, ये हीट है स्टार्टिंग में इस तरह हो रहा है, ठीक है। अब ज्यादा देर तक करोगे तो उसका कहानी फिर आगे आएगा, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हीट किए तो ये इवापोरेशन हुआ। अब जब ये वैक्यूम पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर हो जाएंगे ना, फिर इवापोरेशन ऊपर चला गया, इवापोरेशन हो गया। ये जैसे मैं बताया क्लोज वेसल है तो कहीं तो नहीं जा पाएंगे ना, तो वैक्यूम में रह जाएंगे। अब वैक्यूम में जब रहते हैं तो ये जो पार्टिकल्स सब जो इवापोरेशन होते हैं, जो वेपर वाला पार्टिकल्स है, ये फिर क्या करते हैं ना, ये लिक्विड का सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यानी एक क्लोज वेसल में हीट देते हो तो मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होता है, फिर जो इवापोरेट होता है मॉलिक्यूल्स फिर बैक आपका पुश करते हैं किसके ऊपर ना, लिक्विड सरफेस के ऊपर। दिस फिनोमिना और दिस फिनोमिनन इज नोन एज कंडेंसेशन। क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी ये स्टेज को हम कंडेंसेशन हो रहा है हम बोल सकते हैं, है ना। यानी सिंपल कंडेंसेशन का मतलब ध्यान सुनना इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन लिखो थोड़ा, कंडेंसेशन, तब आपको वेपर प्रेशर समझ में आया। कंडेंसेशन क्या होता है ना, ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ पुशिंग, प्रोसेस ऑफ पुशिंग मॉलिक्यूल्स, प्रोसेस ऑफ पुशिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेपर फेज, यानी जो वेपर फेज में, वेपर फेज बैक, वेपर फेज बैक टू द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज। ये होता है आपका क्या होता है ना, कंडेंसेशन। यानी जो वेपर बन रहा, वेपर फेज से जो मॉलिक्यूल्स रिटर्न प्रेशर डाल रहे सरफेस के ऊपर, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब यहाँ पर ये तो आपका स्टार्टिंग पे था, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपका इवापोरेशन हो रहे हैं, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा है ना। यहाँ पर इवापोरेशन का रेट, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन देखोगे, इवापोरेशन कंडेंसेशन से कम है, यहाँ पर कम कंडेंसेशन हुआ, यानी कम मॉलिक्यूल्स प्रेशर डाल पाएगा। ज्यादा देर तक इसको करोगे तो ज्यादा इवापोरेशन होगा, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो ज्यादा प्रेशर डालेगा, ज्यादा कंडेंसेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे रेट ऑफ इवापोरेशन जो है ज्यादा होगा रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपर प्रेशर लिखो, रेट ऑफ वेपर प्रेशर कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कम प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, है ना, कुछ देर बाद ज्यादा देर तक ऐसे चलता रहेगा तो ज्यादा आपका मॉलिक्यूल्स आपका ऊपर जाएंगे वैक्यूम पे, वैक्यूम ऊपर नहीं, वैक्यूम में जमा हो जाएंगे, तो ज्यादा जमा होंगे तो भाई एक ऐसा टाइम आएगा, ये एक्सपेरिमेंटल है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब ज्यादा देर तक हीट करोगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपका एक्युमुलेट हो जाएंगे ये वैक्यूम पे, है ना, वैक्यूम पे ज्यादा जमा हो जाएंगे। जब ज्यादा जमा हो जाएंगे तो भाई इसका तो लिक्विड का तो भाई एक डेफिनेट उसका, है ना, अमाउंट रह जाएगा, जो कि कम होगा इससे, क्योंकि ज़्यादा आपका मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाएंगे, तो ये जो जगह है कम हो जाएगा, क्योंकि आधा तो चले जाएंगे ना, मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ देर बाद, अब फर्दर अगर ये काम चलता रहेगा तो कुछ टाइम, मतलब कुछ देर के बाद ऐसा कंडीशन आ जाएगा जहाँ पर कि रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाता है ना।
दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी जितना रेट में इवापोरेशन होगा उतना रेट में आपका कंडेंसेशन होगा। ठीक है, समझ में आया? जितना रेट में इवापोरेशन होगा उतना रेट में कंडेंसेशन होगा। यानी देखो मैं ये जो डायरेक्शन दिया हूँ इवापोरेशन का है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स का इवापोरेशन का है, और ये मॉलिक्यूल्स आपका क्या है, कंडेंसेशन। वैसे इसको मैं शॉर्टकट भी बता सकता था लेकिन पूरा हमको डीप जाना है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। नीचे नीचे की ओर प्रेशर डाल रहे हैं, यानी जो बैक प्रेशर आ रहा है आपको, कंडेंसेशन। तो ये जो स्टेट यानी ये जो स्टेज को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये स्टेज को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हम बोलते हैं इवापोरेशन और कंडेंसेशन आपका इक्विलिब्रियम पे है। अगर ये जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन का अगर डायग्राम आप देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार होता है। अगर आप ये लिख लिए ना, इसको मिटा दें, कहानी समझ में आ गया? चलो, अगर इवापोरेशन और कंडेंसेशन का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, अब जैसे देखो मैं यहाँ पर टाइम के साथ मैं रेट को लिखा, टाइम और रेट वर्सेस में डायग्राम मतलब प्लॉट करूंगा इवापोरेशन और कंडेंसेशन, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, है ना। दोनों इवापोरेशन और कंडेंसेशन टाइम के साथ उसका रेट, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रेट उतना बढ़ता जाएगा, है ना। ये टी मतलब टाइम नहीं है, टाइम में टेम्परेचर कहो, टेम्परेचर जैसे बढ़ाते जाओगे कंडेंसेशन और इवापोरेशन बढ़ता जाएगा, और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कि दोनों आपका क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, यानी स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। यानी दोनों का काम सेम होगा, इवापोरेशन का रेट और ये इवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट दोनों इक्विलिब्रियम हो जाते हैं ना। इवा और आपका कंडेंसेशन ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम हो जाते हैं। वो स्टेट को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है इवापोरेशन और ये आपका होता है कंडेंसेशन। ठीक है, तो भाई ये सिंपल कहानी है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा, ये समझ में आ गया। अब ध्यान सुना, हम तो वेपर प्रेशर हेडिंग डाल रहे हैं, तो वेपर प्रेशर का कहानी क्या है, ध्यान सुनना। वेपर प्रेशर सिंपल भाई प्रेशर जो एग्जर्ट कर, यहाँ पर जो आपका पार्टिकल्स यानी जो लिक्विड पार्टिकल जो प्रेशर डाला, ये स्टेज में भाई, ये स्टेज में नहीं, ये स्टेज में जबकि स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो, यानी जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट सेम हो, तब वो सिचुएशन में इन दिस स्टेट जो यहां पर वेपर जो प्रेशर डालेगा अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। और ज्यादातर बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं ना, वेपर प्रेशर क्या होता है, बोलने से डायरेक्ट बोल देते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसको वेपर प्रेशर बोल देते हैं। नहीं, ये आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा, शॉर्टकट मत ढूंढो, ये आपका ज्यादा स्मार्ट तरीका लिखने का केमिस्ट्री का। स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको लिखना पड़ेगा ये स्टेट में, यानी प्रेशर व्हिच लिखना पड़ेगा, प्रेशर सिंपल वेपर प्रेशर बोलने से क्या, एक प्रेशर होता है जहां पर कि लिक्विड और कंडेंसेशन इवापोरेशन और कंडेंसेशन क्या होते हैं ना, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो उस टाइम जो प्रेशर, वेपर का जो प्रेशर सरफेस के ऊपर पड़ेगा लिक्विड का, उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेशर हुईज वेपर एंड लिक्विड मतलब जो वेपर बन रहा है, यानी जो वेपर यहां पर बन रहा है, वेपर और लिक्विड दोनों का, लिक्विड मतलब जो इवापोरेशन हो रहा है, ऐसे समझ सकते हैं, वेपर और लिक्विड का दोनों क्या होंगे ना, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे।
वो सिचुएशन में जो प्रेशर वेपर प्रेशर जो पड़ेगा, यानी वेपर जो सरफेस के ऊपर डालेगा प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो लिखना है तो लिख दो ऐसे, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेपर प्रेशर क्या लिखोगे? वेपर प्रेशर का डेफिनेशन ना, प्रेशर ध्यान दो ना, प्रेशर व्हिच, ऐसे लिखो, प्रेशर व्हिच वेपर, द प्रेशर व्हिच वेपर एंड लिक्विड, यानी वेपर और लिक्विड, वेपर और लिक्विड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम with each other को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। सिंपल, ये आपका वीपी का डेफिनेशन लिखो, या तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि, लेकिन एक्चुअल में ये लिखने से अच्छा है। प्रेशर व्हिच, प्रेशर, ये वेपर प्रेशर एक प्रेशर होता है जहां पर कि वेपर और लिक्विड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, दोनों आपस में क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम करते हैं। प्रेशर which vapor and liquid exist in equilibrium with each other, it's called vapor pressure। यानी जब वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं, यानी ये वाला स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो वहाँ ये इन दिस कंडीशन में, मतलब ये स्टेज में जो ये प्रेशर डालेगा, वेपर जो प्रेशर डालेगा सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपल होता है भाई वेपर प्रेशर। हाँ, अब देखो वेपर प्रेशर कौन कौन सा चीज को, कौन कौन सा फैक्टर को डिपेंड कर सकता है? देखो बहुत सारा इफेक्ट कर सकता है। पहला तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स उतना वैक्यूम में जमा होंगे, जितना जमा होंगे उतना प्रेशर डालेंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा ऑब्वियसली। दूसरा फैक्टर, आप यहाँ पर कौन सा लिक्विड लिए हो, जिसमें बताया जो हल्का लिक्विड लिए हो उतना वो आपका वेपर बनेगा, है ना। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो उतना जल्दी ऊपर उड़ेगा और वेपर प्रेशर फिर डाल पाएगा, है ना। और भी आपका बहुत कुछ हो सकता है ना। तो इतना लिखें तो पहले, फिर इसका हम फैक्टर इफेक्टिंग देखेंगे। चलिए फैक्टर इफेक्टिंग देख लेते, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए लिखें, दिख रहा है अच्छे से। समझ में आ गया प्रेशर वेपर वाला कहानी, ठीक है। चलिए इतना हो गया। चलिए अब ये जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर बन रहा है, कौन कौन सा चीज, मतलब कौन सा फैक्टर को ये डिपेंड करेगा, कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला तो नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड कौन सा लिए हो। अब मैं बताया लिक्विड तो दो तरह का हो सकता है, एक वोलाटाइल में जो इजीली वेपोराइज हो। अब भाई इजीली जब वेपोराइज होगा यानी आराम से वेपर बनेगा तो उतना आपका वेपर प्रेशर डाल पाएगा, यानी वोलाटाइल जो होगा ये आपका उतना वेपर प्रेशर बनेगा। वोलाटाइल जगह सब लिक्विड होगा, वोलाटाइल अगर आपके पास लिक्विड है तो वोलाटाइल का आपका वेपर प्रेशर मोर होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर जैसे मैं आपको पूछूं पानी का H2O और NaCl किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? NaCl। तो भाई NaCl आपका सॉलिड फॉर्म में होता है तो ऑब्वियसली वाटर का ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर।
जल्दी आपका क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, जल्दी आपका वेपर बनेगा, जल्दी आपका डालेगा। ठीक है, तो ये कहानी, ये लिक्विड है, ठीक है, ये आपका लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, नॉन वोलाटाइल का कम होगा। नॉन वोलाटाइल का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा ये लास्ट फैक्टर लिख दो, टेम्परेचर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। टेम्परेचर, हाँ, आप प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर प्रेशर डालते हो ज़्यादा तो भाई तो नहीं बनेगा वेपर प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर बड़ा रोल है वेपर प्रेशर का। ठीक है, ऑब्वियसली भाई टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स उतना आपका वेपर बनेगा, यानी जितना वेपर बनेगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, है ना, वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, कहानी समझ में आया? ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल का आपका टूट जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, इतना लिखें, फिर हम जाएंगे आगे। ये हुआ आपका क्या, वेपर प्रेशर का कहानी। अब देखेंगे दो टॉपिक, एक है आपका विस्कोसिटी और एक है आपका सरफेस टेंशन, यानी सरफेस के ऊपर टेंशन पड़ेगा। लिखें जरा, चलिए अब जाएंगे आगे, विस्कोसिटी वाला कहानी क्या बोलता है। विस्कोसिटी आपका यहाँ से सवाल कम बनेगा। ठीक है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, ये सब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री का भी है लेकिन उतना नहीं। ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, फिर पढ़ चुके होगे भी। ठीक है, अब देखते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, इसको मैं फील दिला देता हूँ पहले। विस्कोसिटी CI होता है ना, ऐसा ही होता है भाई, विस्कोसिटी ऐसा ही होता है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का विस्कोसिटी मतलब, अब मुझे बताओ विस्कोसिटी मतलब, विस्कस मतलब, विस्कस से तो आया है विस्कोसिटी, है नहीं, विस्कस मतलब ज्यादा, मतलब गाढ़ा, है ना, चिपचिपा टाइप का बोल सकते हैं। जैसे ऑयल होता है ना, गाढ़ा होता है। जैसे मैं बोलूं कि ऑयल और आपका वाटर, दोनों में कौन सा ज्यादा विस्कस है, कौन सा मोर विस्कस है, तो आप बोलोगे ऑयल। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, सवाल आता है, तो आया आपका विस्कोसिटी वाला कहानी। ठीक है, विस्कोसिटी फोर्स की वजह से, आप समझेंगे कहानी, है ना, रेजिस्टेंस होता है वहां पर, कहानी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिससे कि आपका मोर विस्कस हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? विस्कोसिटी मतलब सिंपल भाई, विस्कस। जैसे देखो, अब मुझे बताओ, देखो एक कंटेनर में रखा था पानी, क्या, पानी, एक कंटेनर में मैं पानी रखा था। ठीक है, ग्लास में, मान लो एक ग्लास में पानी रखा। ठीक है, और ये पानी को मैं डाल दिया, ये पानी को मैं डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे पानी रखा था। ठीक है, पानी को डाला, तो ये पानी है, पानी बोतल है। ठीक है, पानी बोतल है, पानी बोतल को डाला, तो जब मैं किसी सरफेस के ऊपर में डाल रहा हूँ तो पानी ज़्यादा एरिया लेता है, ज़्यादा स्पीड फ्लो करता है। ठीक है, पानी है आपका, ये आपका पानी है, पूरा फैल गया, फ्लो इसका तेजी होता है ना, इसलिए फैल गया। अब वही मैं एक ग्लास से, मान लो वही ग्लास में से मैं एक लिक्विड लाया, मान लो कोई ऑयल है, या तो मान लो हनी है, हनी है ना, हनी देखे ना, हनी। अब इसको मैं ये चिपचिपा ज़्यादा होता है ना, तो ये जो किसी सरफेस पे डाला, वही सरफेस पे डाला, यहाँ पर जो सरफेस में डाला था, यहाँ पर भी वही सरफेस में मैं डालूंगा, तो ये ना ज़्यादा नहीं फैल पाता, ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाता। देखो इसका जो रेट ऑफ फ्लो है ज़्यादा है, ज़्यादा वॉल्यूम ले रहे हैं, ये कम वॉल्यूम ले रहे हैं। किस वजह से? कि ये जो होता है हनी, ज़्यादा चिपचिपा होता है, ज़्यादा मोर विस्कस होता है। ये आपका मोर विस्कस होता है, ये आपका लेस विस्कस होता है वाटर। ये आपका क्या हुआ ना, लेस विस्कस हुआ, लेस विस्कस यानी लेस इसका विस्कोसिटी होगा, इसको हम बोलते हैं लेस विस्कोसिटी,
ये लेस विस्कोसिटी हम बोल सकते हैं, यानी पानी आपका लेस विस्कोसिटी होता है। होनी ये आपका क्या हुआ, मोर विस्कस होगा, ये मोर विस्कस। ठीक है, अब इसका भी समझेंगे कि विस्कस मतलब क्या होता है जो विस्कस हो जाता है, ठीक, क्यों ये लेस हुआ, ये क्यों मोर हुआ, तो उसके अंदर हम जाएंगे, पानी के अंदर, होनी के अंदर, यानी सिंपल लिक्विड के अंदर जाएंगे और समझेंगे, है ना। मोर विस्कस यानी आपका मोर विस्कोसिटी, मोर विस्कोसिटी। ठीक है, समझ में आया पूरा। तो ये सिंपल आपका विस्कोसिटी वाला कहानी है। ठीक है, तो ये सिंपल आपको समझ में आया। तो एक्चुअल में जो विस्कोसिटी का डेफिनेशन है, देखो अब ये जो लेस विस्कस और मोर विस्कस ये किस लिए हुआ, इसका पूरा कहानी हम समझेंगे। अब सिंपल भाई विस्कोसिटी का सिंपल अगर आप डेफिनेशन लिखोगे, अब पूरा इसको हम समझेंगे ना। द रेसिस्टेंस of flow, the resistance of flow, the resistance to flow, the resistance to flow possessed, flow of possessed लिख दो, flow of possessed by a, डायरेक्ट लिख सकते हो, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड कह सकते हो, द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ पोजेस्ड बाय ए लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। सिंपल इतना डेफिनेशन याद रखो। क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं पानी को ऐसे नीचे डाला, एक बाल्टी पानी को मैं नीचे डाला या कहीं पे भी मैं डाला, सरफेस के ऊपर डाल दिया। अब जब हम डालते हैं, ये विस्कोसिटी क्या बोलता है, ध्यान सुनना। जब हम डालते हैं, पहले तो समझो कि पानी जो हम देखते हैं और किसी सरफेस के ऊपर अगर हम वो पानी को डालते हैं तो पानी वो एक पानी नहीं होता है, वो पानी के अंदर बहुत सारे लेयर होते हैं। जैसे मान लो इतना मुझे पानी है ना, मेरे पास इतना पानी है, थोड़ी नहीं हमको ये अलग अलग दिखेगा, पानी तो एक ही दिखेगा हमको। जिस कंटेनर पे लाओगे पानी तो वही पूरा एक ही दिखेगा, पूरा एक जैसा। तो जब हम पानी को किसी सरफेस के ऊपर डालते हैं तो ये बहुत सारा लेयरिंग होता है, बहुत सारा लेयरिंग होता है, पानी का बहुत सारा लेयर होता है। जैसे ये जो पेपर है, मान लो ये एक पानी है कंटेनर में, पूरा मान लो ये पूरा कंटेनर है, पानी है, ठीक है। अब जैसे मैं ये पानी को डालूंगा तो ये अलग अलग सबका ना एक ये जो है ना, ये अलग अलग लेयर होता है। जैसे पेपर एक एक लेयर होते हैं, ठीक है। पानी में वही है कि पानी जब हम डालते हैं किसी सरफेस के ऊपर तो एक लेयर फॉर्मेट में मूव करता है, एक लेयर फॉर्म में मूव करता है, ठीक है ना। वो चीज को पहले फील करो, ठीक है। अब किसी पानी को अगर आप डालते हो किसी सरफेस के ऊपर, जैसे में पानी इधर से मारा, फेंका, तो भाई पानी पूरा जाएगा, लेकिन पानी के अंदर ना बहुत सारे लेयर होते हैं। तो पहला जो लेयर आएगा तो भाई सरफेस के ऊपर डाल ले रहे हो तो सबसे नीचे वाला लेयर आएगा सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर आएगा ना, सरफेस के ऊपर आएगा। फिर वो लेयर के ऊपर और लेयर आएगा, बहुत सारे लेयर आएगा। हम तो गिनती तो नहीं कर सकते, बस हम ये एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आएगा और सब जैसे से आप ऊपर लेयर जाओगे ना, उसका ना वेलोसिटी बढ़ता जाता है। अब ऐसा क्यों, अब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर इसका वेलोसिटी, ये सिचुएशन में पूरा ये सरफेस के ऊपर पानी है तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी कम होगा, v इक्वल टू मान लो 0 हो गया, वेलोसिटी इसका 0। अब क्यों इसका कम हुआ, इसका ज्यादा हुआ, पहले फील करो। क्योंकि भाई ये सरफेस है और हम जानते हैं सरफेस यानी एक फ्रिक्शन है, यानी यहाँ पर एक रफ एरिया है जो कि पानी एब्जॉर्ब, पानी मतलब ये सरफेस पानी को एब्जॉर्ब, आधा एब्जॉर्ब कर देता है। तो फिर इसके ऊपर ये एक लेयर है पानी का, जो कि इसके वजह से ये फिर फ्रिक्शन हो जाता है, रेसिस्ट कर लेता है, ये वाला ये लेयर को रेसिस्ट कर देता है, विरोध कर देता है। तो इसका इससे वेलोसिटी कम हो जाता है। ये मान लो v इक्वल टू 0 था, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड था मान लो, है ना, और ये मान लो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये मान लो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये मान लो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, मान लो ये 9 मीटर पर सेकेंड है, मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो जैसे से ऊपर लेयर की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं तो उसका वेलोसिटी, लेयर का वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है देखो, और क्यों कम हो रहा है। अब मुझे बताओ, ये दो एडजेसेंट लेयर जो है, ये दो लेयर में
इसका जो वेलोसिटी है कितना है, कम है, 9 है, इसका 20 है। अब ऐसा क्यों हुआ, सोच के देखो। अब जैसे ऊपर वाला लेयर ये वाला लेयर के ऊपर मूव कर रहा है, स्पीड कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो इसके अंदर तो फ्रिक्शन होगा ना, इसको घिस रहा है, घिस के जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अरे भाई दो बॉडी को ऐसे घिसते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी को क्या अपोज करता है, दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं। ये न्यूटन का लॉ है भाई, छोड़ो उसको, ठीक है। ये इधर तो ये क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो ये जो रेसिस्ट और अपोज जो कर रहे हैं फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल विस्कोसिटी। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, है ना। तो ये सिंपल भाई, क्लियर बात। यानी आप और एक डेफिनेशन कह सकते हो ना, द रेसिस्टेंस ऑफ, सुना, द रेसिस्टेंट, और ऐसे लिखो यहां पर जो, ठीक है, जो यहां पर टू लिक्विड जो लेयर है, टू लिक्विड लेयर्स जो कि क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, अपोज टू ईच अदर, आपस में क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ईच अदर ठीक है। यहां पर देखेंगे तो ये लेयर 1 मान लो, ये लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 ऐसे है, ठीक है। तो दो लिक्विड लेयर जो अपोज कर रहे हैं, यानी यहां पर क्या कर, एक लेयर को और एक लेयर रेसिस्ट कर रहा है, यानी यहां पर जो रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है, रेसिस्टेंस यहां पर जो आपका रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को आप क्या कह सकते हो, विस्कोसिटी। ये चीज होता है आपका विस्कोसिटी, ठीक है। यानी एक लेयर को और एक लेयर अगर रेसिस्ट ज्यादा कर रहा है, यानी ज्यादा विस्कोसिटी हो जाएगा, कम कर रहा है तो कम होगा, सिंपल भाई। तो यानी जो रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड जो जिस फोर्स में जाना चाहिए वो फोर्स में अगर नहीं जा रहा है, यानी फ्रिक्शन लग रहा है, यानी रेसिस्ट कर रहा है और एक लेयर ज्यादा, तो आपका रेसिस्ट कर रहा है, तो सिंपल भाई वो विस्कोसिटी होता है। वही मैं लिखा, रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ पोजेस्ड बाय ए लिक्विड, है ना, कि लिक्विड के अंदर जो फ्लो, लिक्विड के अंदर जो लिक्विड लेयर सब है, ये लेयर जो रेसिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर, मतलब ये पूरा फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया, फील हो गया आपको। चलिए अब देखो, मान लो ये जो लेयर है, अलग अलग लेयर है, मैं बनाया कुछ इस प्रकार। अब कोई भी लिक्विड का आप उसका विस्कोसिटी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब देखो, अब मान लो आपके पास लिक्विड का लेयर है, अलग अलग लेयर है, मैं कुछ इस प्रकार बनाया एक लिक्विड, ठीक है। अब और एक लिक्विड में बनाया कुछ इस प्रकार, और एक लिक्विड का लेयर में, 3 ठो लिक्विड का लेयर में बनाया, ठीक है। तीनों एक लिक्विड लेयर, एक लिक्विड लेयर, एक लिक्विड लेयर, और आपस का डिस्टेंस में लिखा dx, ठीक है। ये और ये बीच का डिस्टेंस ये dx है, तो गैप है ना बीच में, ये देखो ऐसे है, ठीक है, ये और ये ऐसे है, तो dx है, ये क्या है dx, तो ये और ये के बीच में dx है, डिस्टेंस भाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर, दिख रहा है छोटा छोटा करके लिखूं, 2 लेयर्स, ठीक है। अब ये जो एक सरफेस है लिक्विड का, इसका मान लो एरिया को मैं ए लिखा, ए मतलब एरिया, लिक्विड लेयर का एरिया है, ठीक है। अब मान लो ये जो मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी v माइनस dv है, कम होगा ना भाई, ये सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, है ना, इससे कम होगा, dv कम हुआ, मतलब इससे ये कम, ये तो पहला वाला 0 होगा ना, पहला वाला v = 0 हुआ, तो ये dv हो गया, छोड़ो इसको, हम इसको नहीं बनाते हैं, v माइनस dv था, ये जो फोर्स में जा रहा है वेलोसिटी, इसका v, इसका हो गया v प्लस dv, इंक्रीज करेगा ना वेलोसिटी, ऊपर जैसे जाओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, और पता चला कि यहाँ पर जो विस्कोस फोर्स लग रहा है, विस्कोसिटी फोर्स, जैसे
इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फोर्स जो लग रहा है ना, विस्कोसिटी फोर्स, यानी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक आगे जाना चाहता है, एक पीछे खींचना चाहता है। तो जो फोर्स लग रहा है विस्कस फोर्स हम उसको बोलते हैं और विस्कोसिटी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना, विस्कोसिटी जो फोर्स लग रहा है यानी जिसको हम एफ बोलते हैं, विस्कोसिटी फोर्स एफ बोल दो ना, एफ। देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया कि आपका ए के साथ बराबर हो रहे हैं, यानी एरिया ऑफ लेयर के साथ, है ना, एरिया ऑफ लेयर के साथ, एरिया ऑफ लिक्विड लेयर के साथ, एरिया ऑफ लिक्विड लेयर के साथ। ठीक है, और वही एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है dv बाई dx के साथ। ये होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, प्रैक्टिकली देखा गया। अब दोनों को कंबाइन किया और विस्कोसिटी फोर्स यानी एफ में लिख दिया और बना दिया कुछ इस प्रकार, दोनों को कंबाइन कर दिया तो इस प्रकार एक बन गया, यानी विस्कोसिटी फोर्स बराबर होगा ए यानी सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया, लिक्विड लेयर का एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट के साथ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको मॉडिफाई किया गया, एफ इज इक्वल टू यहां पर रखा गया ईटा ए dv बाई dx रखा गया। ये होता है आपका विस्कोसिटी फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, यहां पर इंपॉर्टेंट जो काम होता है ये, ठीक है, ईटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ईटा। अब ईटा का हम यहां पर अगर यूनिट पूछ लेता है, ठीक है, ईटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये पूछता है विस्कोसिटी, इसका यूनिट बताओ, चलो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूनिट बताओ, चलो यूनिट बताओ। अगर इसको मैं रख दिया तो ये इधर फेंक दिया, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई dx, है ना, dx ए dv नीचे चला आएगा। फोर्स यानी आपका एसआई में, एसआई का मैं बात कर रहा हूँ, एसआई यूनिट फोर्स न्यूटन, dx आपका क्या होता है भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस हम एसआई में मीटर लेते हैं, एरिया आपका मीटर स्क्वायर होता है, dv आपका क्या होता है, आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है आपका मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है, 2 1 3 हो गया, ठीक है, 2 1 3 हो गया, मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब और मीटर कट जाएगा तो नीचे मीटर का स्क्वायर बचेगा, यानी ओवरऑल आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बचेगा, मीटर मीटर काट दो ना, मीटर स्क्वायर बचेगा, मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा तो मीटर का -2 हो जाएगा, पर सेकंड ऊपर आएगा तो सिर्फ सेकंड, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखो न्यूटन, हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। समझ में आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाई, पास्कल होता है ना, पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं, पास्कल सेकंड। पास्कल आपका प्रेशर का यूनिट होता है ना शायद, हाँ, पास्कल प्रेशर का यूनिट, पास्कल पर सेकंड, सॉरी पास्कल सेकंड, ये भी कह सकते हो। हाँ, अगर सीजीएस का इसका एक फेमस यूनिट है विस्कोसिटी का, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो भी कहो, विस्कोसिटी का यूनिट है आपका, फेमस यूनिट है सीजीएस का। सीजीएस का अगर मैं बात करूं, विस्कोसिटी का जो यूनिट है पोइस बोलते हैं इसको, पोइस, इसको पी बोलते हैं, POISE, पोइस, पैसा बोल दो, ठीक है, पैसा, पैसा नहीं है, पोइस बोलना, क्या बोलना, पोइस। तो ध्यान सुना, ये क्या होता है आपका पोइस, और पोइस को आप पास्कल सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 पोइस इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड भी होता है, ये नोट करना, ठीक है। और ज्यादातर ना हम ये चीज सबको ना छोटा यूनिट में हम लेते हैं, पोइस ना लेके अगर हम मिलीपोज या तो फिर सेंटीपोज लेने से और बेहतर है। ज़्यादातर आपका अगर आएगा तो मतलब सवाल तो नहीं आता, फिर भी ज़्यादा यूज होता है, मतलब स्मॉल यूनिट यूज होता है, पोज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम इसका मिलीपोज लेते हैं। क्या लेते हैं, मिलीपोज लेते हैं। मिलीपोज को हम MP बोलते हैं, और एक भी होता है सेंटीपोज, सेंटीपोज, सेंटीमेंट हो गया, सेंटीपोज, ठीक है,
सेंटीपोज, सीपी बोलते हैं इसको, सेंटीपोज और मिलीपोज जो भी बोलो। चलिए ये तो कहानी था आपका विस्कोसिटी वाला, ठीक है। अब विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? फ्लूइडिटी। क्या होगा? फ्लूइडिटी। अब देखो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है भाई? और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो दोनों सेम ही कहानी है। जैसे अब आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी को ना हम ऐसे फाइ में डिनोट करते हैं। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी यानी उल्टा होता है। विस्कोसिटी यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसका उल्टा होता है आपका फ्लूइडिटी, ठीक है। इसका यूनिट लिखोगे तो भाई पोज इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोज, POIS, पोज इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, यूनिट अगर लिखोगे तो। चलो इतना था कहानी आपका विस्कोसिटी। चलिए लिख लें। हाँ, इसका फैक्टर अफेक्टिंग भी करेगा, ठीक है। कौन? अब विस्कोसिटी कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा विस्कोसिटी के ऊपर, नोट करेंगे। चलिए इतना लिख लो और थोड़ा पानी पी लेते हैं। पहले तो भाई देखो, अब फील करो थोड़ा, कौन कौन सा फैक्टर को अगर विस्कोसिटी डिपेंड करेगा, यानी किस किस फैक्टर अगर चेंज होगा या फिर कम ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज़ को समझो। मान लो दो लेयर, लिक्विड लेयर अगर दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट है तो भाई विस्कोसिटी कम होगा। अगर एक रफ है एक सॉफ्ट है तो विस्कोसिटी थोड़ा कम होगा। और दोनों ही रफ होंगे, मान लो सॉलिड के ऊपर सॉलिड को करके घिसा में, तो भाई विस्कोसिटी तो बहुत ज़्यादा होगा ना, रफ ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, है ना। तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल्स यानी जो आप लिक्विड ले रहे हो, लिक्विड में कौन सा मॉलिक्यूल्स है। अगर मॉलिक्यूल सब मतलब डिफरेंट ज्योमेट्री टाइप का है, अलग अलग ज्योमेट्री, तो भाई रफ ज़्यादा होगा ना तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो स्मूथ मॉलिक्यूल है ना, हल्का मॉलिक्यूल स्मूथ है, तो भाई विस्कोसिटी कम होगा क्योंकि तेजी से फ्लो हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा विस्कोसिटी। टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे भाई, कोई लिक्विड में अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन टूट जाएगा। अगर इंटरेक्शन टूट जाएगा तो भाई कहाँ होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल सब दूर दूर में चले जाएंगे ना, मॉलिक्यूल अगर दूर दूर में चले जाएंगे तो भाई रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, यानी तेजी से फ्लो हो जाएगा लिक्विड। तेजी से फ्लो यानी विस्कोसिटी का कम, ठीक है, यानी विस्कोसिटी घट जाएगा। तो भाई पहला तो लिखेंगे हम टेम्परेचर। तो फैक्टर अफेक्टिंग लिखो, हेडिंग डालो। तो मैं पहले डायरेक्ट लिखा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, टेम्परेचर को पूरा बढ़ा देते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड का, वो क्या होगा, टेम्परेचर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। यानी विस्कोसिटी भाई ऑब्वियसली क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हल्का मॉलिक्यूल है गैस में, हल्का मॉलिक्यूल है तो भाई इजीली फ्लो हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, भारी है तो धीरे धीरे होगा, मतलब फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होगा, यानी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट आपका कम है, यानी मॉलिक्यूलर वेट अगर लो है, तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी कम होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट हाई है, मोर है, और लो मोर है, तो भाई विस्कोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। मान लो किसका विस्कोसिटी ज़्यादा है बोलना मेरे को, हाँ।
कौन सा लिया, हाँ चलो सी, चलो ये से मैं लिख रहा हूँ C2H5OH और मान लो वाटर है। अब ये दोनों किसका मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, क्या बोला विस्कोसिटी ज़्यादा मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, ठीक है। अब ये दोनों में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका होगा ना भाई। H2O का मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 होता है, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास लिखोगे तो बहुत होगा भाई, 18 से तो ज़्यादा ही होगा। कार्बन का होता है आपका 6, 12 और ये 2 ठो है 24, तो 24 आ गया और बाकी इसको सबको जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। C2 का बस देखो तो 24 हो गया, फिर ये 5, ऑक्सीजन का 16, फिर हाइड्रोजन का 1, तो भाई तो ज़्यादा हो गया ना। यानी मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा विस्कोसिटी उसका उतना ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये कहानी था, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करेगा विस्कोसिटी। नेक्स्ट आपका शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि आपका जो मॉलिक्यूल का शेप किस प्रकार है ना। देखो अब 3 नंबर मॉलिक्यूल का शेप के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो गैस लिए हो गैस में जो मॉलिक्यूल्स है कौन सा शेप का है, ठीक है। और जो ब्रांच का होगा, ब्रांच टाइप का शेप होगा, है ना, पूरा क्राउडेड होगा, उसका विस्कोसिटी ना ज़्यादा होगा, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। और जो लीनियर टाइप का होगा और स्मूथ होगा उसका विस्कोसिटी कम होगा, क्योंकि उतना फ्रिक्शन वो नहीं डालेंगे। ब्रांच में ज़्यादा ही फ्रिक्शन हो जाता है ना। कांटा कांटा टाइप का होगा ना, इस प्रकार होगा तो भाई फ्रिक्शन तो ज़्यादा ही होगा ना, रफ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मान लो मैं CH4 ले गया, इससे तो गैस होता है। मान लो ऐसे कार्बन का कंपाउंड है जो कि क्राउडेड है, ज़्यादा कार्बन मतलब क्राउडेड है, मान लो इस प्रकार का कोई है कंपाउंड, तो भाई इसका जो क्राउडेड मॉलिक्यूल आ गया ना ये भाई, तो ये सब का ना विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, आप कह सकते हैं, है ना, जो ब्रांच में होगा, जो कंपाउंड ब्रांच में होगा पूरा। और जो लीनियर है तो उसका कुछ मतलब कम होता है उसका विस्कोसिटी, ठीक है। चलिए, और एक फैक्टर को भी डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स का बीच में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। चौथा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका विस्कोसिटी उतना बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, है ना, तो उसका डेंसिटी भी कम हो जाएगा। डेंसिटी कम, सिंपल भाई, डेंसिटी अगर कम हो गया तो विस्कोसिटी ना कम ही होगा। डेंसिटी कम यानी विस्कोसिटी कम, है ना, ठीक है। जैसे लिक्विड का और सॉरी आपका ऑयल का और लिक्विड मतलब आपका पानी का, दोनों का डेंसिटी बोलने से ऑयल का ज़्यादा डेंसिटी होता है, इसलिए वो ज़्यादा विस्कोसिटी शो करता है, ठीक है। और पानी कम विस्कस होता है, यानी कम विस्कोसिटी शो करता है। डेंसिटी आप डायरेक्ट देखो ना, किसका डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब क्या बोलते हैं, गाढ़ता बोलते हो ना, गाढ़ापन, है ना। जिसका गाढ़ापन ज़्यादा वो ज़्यादा विस्कस यानी मोर आपका विस्कोसिटी शो करेगा। ये विस्कोसिटी के ऊपर से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, नीट में 2005 में आया था एक तो, ठीक है, 2000 नहीं, सरफेस टेंशन के ऊपर आया था, तो विस्कोसिटी भी वही आता है आपका, है ना, आएगा। हो गया, इतना समझ में आ गया। चलिए, विस्कोसिटी वाला कहानी खत्म। अब हम जाते हैं आगे सरफेस टेंशन के ऊपर, देखते हैं क्या होता है सरफेस टेंशन। वैसे सरफेस टेंशन का बहुत है, उसका एप्लीकेशन भी बहुत सारा है, लेकिन आपका कोर्स में उतना नहीं है, तो जितना आपका कोर्स में नीड है उतना हम बात करेंगे। तो सरफेस टेंशन, स्टार्टिंग में मैं आपको बोल दिया ये जो लिक्विड स्टेट से ना उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब 12th करोगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन में वही आपका लिक्विड का थोड़ा बहुत कहानी और आपका आएगा, एडवांस आएगा, वहाँ पर आप बहुत कुछ सीखोगे, वहाँ से सवाल बनता है सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए, ठीक है। सरफेस टेंशन, ये पेंशन नहीं है, टेंशन है ना, टेंशन। अब बताओ टेंशन मतलब क्या होता है। टेंशन मतलब देखो, अब सरफेस टेंशन मतलब सरफेस का टेंशन, मतलब दिमाग का टेंशन वही वाला है सरफेस टेंशन। यानी आपका जो है ना,
आपका जो मान लो ये आपका क्या है, एक कंटेनर में मैं यहाँ पर क्या रखा, लिक्विड रखा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब ये लिक्विड में हम जानते हैं जो बल्क में है, यानी जो लिक्विड के अंदर वाला मॉलिक्यूल में हम जानते हैं यहाँ पर चारों तरफ से मॉलिक्यूल का फोर्स पड़ता है, ठीक है, तो अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है आपका जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से खींच रहे हैं तो भाई नेट रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। ये पता है आपको, मैं आगे बात कर चुका हूँ। अब जैसे मैं अगर मान लो ये सरफेस का, मान लो ये सरफेस, इसको नहीं, अब मान लो सरफेस का अगर मैं मॉलिक्यूल को देखा, अब मैं सरफेस वाला मॉलिक्यूल को देखा, जो सरफेस में यानी जो ऊपर भाग में है ये वाला, मान लो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, मान लो एक यहाँ पर गैसेस मॉलिक्यूल्स है, तो इसके चारों तरफ भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, चारों तरफ तो नहीं होंगे लेकिन ये नीचे तरफ तो होंगे ना, जो बल्क में जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये सब क्या करेंगे, नीचे की और भी होंगे मॉलिक्यूल्स, और भी होंगे जो कि नीचे की तरफ क्या करेंगे, डाउनवर्ड पुलिंग करेंगे, नीचे तरफ धक्का देंगे। लेकिन ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स ना है, कुछ भी नहीं है। अगर मान लो ऊपर कुछ होता, ऊपर भी मान लो बहुत सारा गैस होता या फिर लिक्विड होता, तो ये फोर्स आपका इसका जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फोर्स, इसका नेट जो फोर्स है जीरो नहीं होगा भाई, नीचे तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, इनवर्ड हो रहा है। यहाँ पर इनवर्ड बल्क तरफ क्या कर रहे हैं, पुलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, पुलिंग, खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इनवर्ड नीचे की ओर, और टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, आप कह सकते हैं टेंजेंशियल, है ना, नीचे की ओर, है ना, ठीक है कहानी। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल भाई सरफेस टेंशन मतलब जो नीचे की ओर जो प्रेशर लग रहा है मॉलिक्यूल, सरफेस वाला मॉलिक्यूल, सरफेस वाला मॉलिक्यूल जो नीचे की तरफ यानी जो बल्क में जो मॉलिक्यूल है वो जो प्रेशर लगा रहे हैं, इनवर्ड जो प्रेशर लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। यानी ये मॉलिक्यूल के ऊपर टेंशन पड़ रहा है, यानी सरफेस टेंशन, यानी सरफेस के ऊपर पड़ रहा है तो सरफेस टेंशन हो गया। तो सिंपल भाई अगर इसका आप अगर डेफिनेशन लिखोगे तो सिंपल भाई क्या होता है, द फोर्स, द टेंजेंशियल फोर्स लिखो, द टेंजेंशियल फोर्स, द टेंजेंशियल फोर्स acting, the tangential force acting along, उसका स्मार्ट एक डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग along the surface of a liquid, surface of liquid at right angles to a line of 1 unit length on the surface ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये अच्छा डेफिनेशन, अब चाहो तो डायरेक्ट लिखो ना, जो इनवर्ड पुलिंग, जो इनवर्ड जो प्रेशर लग रहा है, टेंशन लग रहा है, उसको आप बोलोगे क्या, सरफेस टेंशन, ठीक है। सिंपल अगर हम इसको केमिस्ट्री की भाषा में देखेंगे तो टेंजेंशियल फोर्स यानी नीचे लगने वाला फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस, कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर एक्ट हो रहा है, अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना, ऑफ ए लिक्विड एट राइट एंगल्स टू ए लाइन, राइट एंगल में है ना, अगर देखोगे इसको नीचे की तरफ राइट एंगल टू लाइन ऑफ 1 यूनिट लेंथ। यानी सिंपल ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका ये सरफेस है लिक्विड का, तो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ में जितना भी मॉलिक्यूल है, 1 यूनिट लेंथ में जितना भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो नीचे लगने वाला जो फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स नीचे लगा, यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स है मान लो बहुत सारा है, मैं एक को आपको दिखा रहा हूँ। तो जो नीचे लग रहा है टेंजेंशियल, जो राइट एंगल से लग रहा है 1 यूनिट लेंथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन का ना सिंबल बहुत कुछ है, ये लिखो, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा, गामा बोलते हैं ना, गामा होगा, या तो फिर आप सिग्मा ले सकते हो, है ना, अलग अलग फील्ड में अलग यूज होता है।
कहीं पे ये दिखेगा, कहीं पे ये दिखेगा। सरफेस टेंशन का सिंपल बोल रहा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर लेंथ में कितना फोर्स लगेगा। लेकिन नीचे वाला फोर्स जो लगेगा इनवर्ड लगेगा, है ना, बॉल की तरफ से। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ आपका मीटर यानी न्यूटन पर मीटर यानी डाइन होता है ना, एसआई में लेते हैं शायद ना, सीजीएस में लेते हैं। ये आपका न्यूटन पर मीटर आपका एसआई में होगा, ठीक है, क्या हो गया एसआई में। हाँ, अगर डाइन में लिखोगे, सॉरी आपका सीजीएस में लिखोगे तो डाइन हो जाएगा। सीजीएस में लिखोगे न्यूटन पर मीटर को आप क्या लिखते हो, डाइन, DYNE, ये डाइन हो जाता है। डाइन कहो, ठीक है। अगर छोटा यूनिट लोगे तो मिली न्यूटन पर मीटर ले जाओ, कोई दिक्कत ना है। चलिए, फैक्टर इफेक्टिंग तो भाई सिंपल है भाई, ठीक है, कर सकते हो फैक्टर इफेक्टिंग। चलिए, हो गया, मिटा दें, दिख रहा है 1 घंटा का पार हो गया, ठीक है। चलिए क्या क्या फैक्टर डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन बताओ तो। पहले तो ये दिख रहा है हमको कि अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो भाई उतना तेजी से खींचेंगे, यानी सरफेस टेंशन उतना ज़्यादा होगा, है ना। ये मॉलिक्यूल सबका अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है मॉलिक्यूल के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। सबसे पहला फैक्टर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहो तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो भाई आपका सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, मैं एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वाटर जो दिया था, वाटर दिया, C2H5OH दिया, है ना, और यहाँ पर ईथर रख दिया, ठीक है, ये आपका ईथर रख दिया, मान लो कोई भी ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल इथाइल डाईइथाइल ईथर, जो भी ईथर। तो ये सब में देखेंगे तो वाटर जो होता है आपका, वाटर H2, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। क्या बोलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर ना कम मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 4 सराउंडेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है, इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो इसका जो होगा आपका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। इसका अगर वैल्यू लिखोगे ना 72.8 होता है पर लेंथ में, इसका फोर्स इतना लगता है। इसका आपका 22.7 और इसका होता है आपका 7.0। ये सरफेस टेंशन का यूनिट है। इतना न्यूटन, ये इतना न्यूटन, इतना न्यूटन पर मीटर, ये सब, ठीक है। एक तो हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कहानी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक चीज को डिपेंड करेगा प्रेशर। अब बताओ, प्रेशर जितना डालोगे, अगर मान लो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर आप डाले तो उतना प्रेशर बढ़ेगा, नीचे वाला फोर्स उतना बढ़ेगा। यानी प्रेशर, अगर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कह सकते हैं कि दूसरा फैक्टर आपका प्रेशर है, प्रेशर हो सकता है ना। प्रेशर को बढ़ाओगे तो भाई ऑब्वियसली सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा, उतना नीचे तरफ खींचेंगे। प्रेशर को, मॉलिक्यूल सब पास में आ जाएंगे ना, पास में आ जाएंगे, खींचेंगे उतना। प्रेशर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन, यानी ये क्या होता है, सिग्मा, सॉरी आपका लैम्डा, सॉरी आपका लैम्डा, ये क्या था, गामा, प्रेस सिग्मा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर बड़ा इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर को मान लो बढ़ा दिया मैं तो भाई सरफेस टेंशन ही नहीं होगा। टेम्परेचर को मान लो बढ़ा दिया तो भाई ये बॉन्ड सब ब्रेक कर जाएगा ना, तो टेंशन कहाँ मिलेगा उसको, मिलेगा नहीं। यानी सिंपल। और एक मेजर जो इफेक्ट है 3 नंबर की टेम्परेचर। टेम्परेचर को मान लो बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया तो भाई टेंशन कम हो जाएगा, यानी बॉन्ड जो होगा ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यानी आपका ओवरऑल सरफेस टेंशन क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइस यही था आपका लिक्विड स्टेट का कहानी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इसका सरफेस टेंशन का और बड़ा ब्रांच है, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे डिटेल भाई, क्योंकि हमारा उतना कोर्स में नहीं है। जितना दरकार है उतना हम किए, ठीक है। तो गाइस पूरा होल आपका स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हुआ। हाँ, इनकेस अगर आपका कुछ मिस्टेक हुआ हो तो देख लेना, क्योंकि पढ़ाते टाइम पे बहुत कुछ मिस्टेक्स होता है भाई, मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। तो
कुछ मिस्टेक हो सकता है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक ऑब्वियसली होता है भाई, क्योंकि हम यहाँ पर जब करते हैं ना तो ये बोर्ड पास में है तो थोड़ा दिक्कत आता है लिखने में, और पास में भी लाइट सब है ना तो आंख में गड़ता है, तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा या फिर कॉन्सेप्ट इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत स्लाइड इधर उधर स्पेलिंग हो गया है ना, कुछ बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का भी थोड़ा मिस्टेक होता है, सबका होता है ये मिस्टेक्स, तो थोड़ा सुधार कर लेना। ठीक है गाइस, तो हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम जाएंगे, हमारा ऑर्गेनिक चल रहा है ना, ऑर्गेनिक के साथ साथ और एक कंबाइन करके लेंगे दोनों साथ में। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा तो कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम देखेंगे इक्विलिब्रियम लेंगे, नहीं तो जीओसी जो हम कर रहे हैं उसको हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जीओसी में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।